नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का इस लाइव सेशन में बहुत स्वागत है एंड होप आप सब लोग आज बहुत खुश होंगे। तो महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में आए मैंडेट पर चर्चा करते हैं शिवम चौधरी के साथ। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। शिवम जी, महाराष्ट्र में महायुति ने बम्पर जीत हासिल की है और बीजेपी ने अपने दम पर हैट्रिक लगाई है और महायुति की सुनामी है ये जीत। संजय राउत, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, इन सब के लिए बहुत बड़ा झटका है और साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो जीत है ये हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि इस समय उलेमा सब छाती पीट रहे हैं और संजय राउत तो ये कह रहे थे कि ये जनता की कॉल ही नहीं है। तो क्या है ये सब? शिवम जी, इस बम्पर जीत पे क्या कहते हैं? बम्पर जीत क्या मतलब? सुनामी, इसे सुनामी कहिएगा या आंधी कहिएगा? जी, मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय सबसे श्री राम। पहले तो मुझे जब भी ऐसा कोई चुनावी रिजल्ट आता है, तो योगेंद्र यादव का वो कालजयी नारा याद आता है। हरियाणा में 3 चीज़ हो रही हैं, हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, सुनामी आ रही है। तो वही हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, 3 ही चीज़ थी, बीजेपी की हवा भी चली, बीजेपी की आंधी भी चली और बीजेपी की सुनामी भी आई। कुछ वैसा ही हुआ, हर एग्जिट पोल को और हर एक को धता बताते हुए चीजें उससे ज्यादा पहुंच गई। ये एक तरीके से कह सकते हैं मध्य प्रदेश रिपीट हुआ, और मध्य प्रदेश और यहाँ जो रिपीटिशन का जो कारण है वो एक ही है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, क्या कारण है और क्या वो एक तिलिस्म टूट चुका है विपक्ष का, और क्या कोई एक चाबी हाथ लग चुकी है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, खासकर मध्य प्रदेश हो और फिर उसके बाद आपका हरियाणा हो। उसके बाद क्या उनके पास कोई ऐसी चाबी हाथ लग गई है जो वापस वो जीतते चले जा रहे हैं? उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने एक बात कही कि ये संजय राउत है, प्रियंका चतुर्वेदी है, राहुल गांधी है, ये हताश निराश। मुझे लग रहा है ये तो खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, जिस तरह की बयानबाजी ये चला रहे थे, मुझे तो ऐसा लगा ये जिताना ही भारतीय जनता पार्टी और महायुति को चाह रहे हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने प्लान में सफल हो गए हो। पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन इस तरीके से उन्होंने चलाया। और मैं कह सकता हूं कि उद्धव ठाकरे की इस विशाल जीत के लिए उनके 2 महानतम सलाहकार जो हैं, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, उनका अभिनंदन करना चाहिए। हो सकता है और अब उद्धव जी करेंगे बात सलाहकारों से, भैया क्या हो गया, कहाँ ये गड़बड़ घोटाला हो गया। अभी हालात ये है कि जो एमवीए है वो 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। एक 18 पे है, एक 10 पे है और एक कुछ और है, जो भी आंकड़ा बैठता है उस हिसाब से है। तो कुल मिलाकर वो 50 का भी आंकड़ा नहीं छू पा रही। 48 में अभी दिन गिन रहा था तो 48 के आसपास उनकी संख्या बैठ रही थी। तो आप ये मानकर चलिए माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं होगा, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आपको 10% का थ्रेशोल्ड चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो स्थिति भी वहां पर नहीं आने वाली है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने कर दी है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, जब मैं लास्ट चेक कर रहा था, 131 पर पहुंच गई थी। उसके बाद 50 से ऊपर आपका शिंदे ग्रुप था, और वो भी एक बेहतर स्थिति में अजीत पवार भी थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बीजेपी मेजोरिटी मार्क के अब इतने करीब पहुंच गई है कि उसे मात्र 13 लोग और चाहिए, कितना 14 लोग और चाहिए। हाँ, 14 की सीट और चाहिए। तो अभी नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, और 14 जुगाड़ना कोई बहुत बड़ा काम उनके लिए नहीं है। अब बीजेपी चाहेगी उनका ही सीएम हो, जो सीएम कैंडिडेट हो वो भारतीय जनता पार्टी से हो। लेकिन एक राजनीतिक कुशलता कह लीजिए, राजनीतिक परिपक्वता कह लीजिए, देवेंद्र फडणवीस को ने उसका एक तरीके से उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि तीनों गठबंधन, तीनों दल, गठबंधन के तीनों दल साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तब तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। ऐसे ही नहीं उन्होंने खुले में कोई तीर छोड़ दिया कि भैया हमारी 131 आ गई है, अब तो हमारा ही बनना चाहिए। आपने देखा था ये स्थिति एमवीए में थी, जहां कांग्रेस कह रही थी अरे सबसे बड़ा दल हम है, हमें हमारा बनना चाहिए। उद्धव जी कहने लगे अरे तुम्हारा क्यों बनना चाहिए, बनेंगे तो हम पहले थे। वो शरद पवार कह रहा है अरे सारा गुणा गणित तो मैंने किया था 2.5 साल पहले, सरकार गिराने का जो पूरा षड्यंत्र था वो तो मेरा था, तो मेरी बेटी बननी चाहिए। वहां ये लड़ाई थी, यहाँ सीमलेस कोऑर्डिनेशन था। ये अंतर आपको चुनाव के अंदर दिखाई दिया कि किस तरीके से जो महायुति है वो 225 के पार हो गई, और जो एमवीए है वो 50 से भी नीचे चला गया। ये हालत उनकी हो गई है। बाकी वो वंचित विकास अघाड़ी वगाड़ी ये सब तो मतलब कपूर जैसे उड़ जाता है ना, ऐसे उड़ गए हैं, उन्हें तो कुछ पूछने वाला भी नहीं है। ये हालत हो गई है।
तो जिस तरीके से कैंपेन चलाया गया, एक तरीके से टेक्स्ट बुक केस है किस तरीके से एक इलेक्शन कैंपेन लड़ा जाना चाहिए, किस तरीके से एक सेंट्रल थीम रखी जानी चाहिए। उस सेंट्रल थीम के आसपास आपको कुछ और मुद्दे बुनने होंगे ताकि वो सेंट्रल थीम को खाद पानी देते रहें, उसके साथ आप चुनाव लड़ें। ये बीजेपी ने किया। हिंदुत्व की एक सेंट्रल थीम उन्होंने खड़ी कर दी, जिसे एक तरीके से मजबूत किया योगी आदित्यनाथ के नारे, बटोगे तो कटोगे ने, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। जो सेंट्रल थीम थी हिंदुत्व की, उससे वो डिगे नहीं, हटे नहीं। एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मन में कोई संशय है, कोई आप ठीक है अजीत पवार को छोड़ दीजिए, पंकजा मुंडे के अपने निजी हित है क्योंकि उनकी और देवेंद्र जी की नहीं बनती है, तो उनको छोड़ दें। तो आप ये मान के बताइए कौन सा ऐसा दिन था, कौन सा ऐसा नेता था जो उस सेंट्रल थीम से हटा। उन्होंने उस सेंट्रल थीम को पकड़ कर रखा, साथ ही उस सेंट्रल थीम को सपोर्ट करने के लिए विकास का नारा हो, सुरक्षा का नारा हो, लाभार्थी का नारा हो, सोयाबीन और ये कपास के किसानों के लिए जल भावांतर योजना है उसका नारा हो, लाड़की बहना योजना है उसका नारा हो। ये सब एक सपोर्टिंग थीम उसमें साथ लेकर चले, जो एरिया स्पेसिफिक वाइज थी। मान लीजिए मुंबई वाला रीजन है, भैया टोल माफ कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। विदर्भ में चले गए तो किसानों के लिए कुछ नया कर दिया, फिर कहीं और चले गए तो कुछ और कर दिया। मान लीजिए ठाणे मुंबई कोंकण वाला, ठाणे कोंकण वाला रीजन है, तो वहां पे एकनाथ शिंदे ने अपना पर्सनल कैपिटल को झोंक के वो चीजों को आगे बढ़ाया। फिर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र चले जाइए, जो बारामती और उसके आसपास का है, वहां पे अजीत जो पवार है उन्होंने कोशिश की कि भैया जो मेरी कैपिटल है उसे लगाऊं। तो रीजन वाइज चीजों के साथ एक सेंट्रल थीम के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़ी, उसने करिश्मा करके दिखा दिया। और एक और चीज, इसकी संभावना कब लगी? इसकी संभावना 20 तारीख को इसलिए लगने लगी थी क्योंकि जब आंकड़े आने शुरू हुए 21 तारीख को, कि जो इस बार महिलाओं ने 2.5% अतिरिक्त वोट किया है। आप ध्यान रखिएगा, जब ही भी महिलाएं एक्स्ट्रा वोट करेंगी, तो जो एक कोई स्कीम है या कुछ ऐसा चल रहा है, वो अंडरकरंट महसूस होती है। महिलाओं ने 2.5% एक्स्ट्रा वोट किया, तो महाराष्ट्र में देखिए महिलाओं ने एक्स्ट्रा वोट किया था, मध्य प्रदेश में, तब देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। तो ये महिलाओं ने जिस तरीके से एक अंडरकरंट डेवलप कर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ये पूरे के एनडीए गठबंधन को, महायुति को जिताया है, अप्रत्याशित है। निश्चित तौर पर बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा गया। और मैं फिर कहूंगा, उद्धव ठाकरे ने कहा था ना, अरे कौन होता है देवेंद्र फडणवीस मुझे निकालने वाला, मुझे कोई हटाने वाला है तो महाराष्ट्र की जनता है, वो कहेगी तो मैं घर बैठ जाऊंगा। कह दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। अब देखते हैं अपनी बात का कितना रखते हैं। दूसरी चीज, अब जो लोग ये लोकसभा के चुनाव में ये कह रहे थे कि भैया जो असली शिवसेना है वो तो यूबीटी की है, अब तो राज्य में चुनाव हुआ ना, वो तो राष्ट्रीय स्तर पे था, हो सकता वो तो मोदी के लिए मैंडेट था। यहाँ तो मैंडेट आपके लिए था ना, यहाँ तो मैंडेट मुख्यमंत्री के लिए था, यहाँ मैंडेट उस व्यक्ति के लिए था जो मुख्यमंत्री रह चुका था। तो आपको तो आपकी ही पार्टी तोड़ के कोई व्यक्ति ले गया, एकनाथ शिंदे, उसने आपको बता दिया कि वो आपसे 21 नहीं 30-35 है। तो वो तो एक तरीके से अब लीगेसी किसके पास चली गई? अभी तक तो लोकसभा में कह रहे थे भैया लीगेसी उनके पास है, वहां पर भी नहीं थी, क्योंकि बेहतर स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे का ही था। वापस से बेहतर स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे का, 75% से ऊपर का स्ट्राइक, 71% 72% के आसपास का स्ट्राइक रेट लेके 50 से ऊपर सीटें लेके बैठे हैं एकनाथ शिंदे जी। बीजेपी 80% से ऊपर का स्ट्राइक रेट लेके बैठी हुई है। तो कुल मिला के बहुत ही बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा गया। मैनेजमेंट और जो मजबूत, माफ कीजिएगा, जो कमजोर कड़ी माने जा रहे थे अजीत पवार, वो भी बेहतर बनकर निकले। वो जिस तरीके से लग रहा था 10-12, शायद दो दहाई का आंकड़ा भी ना छू पाए, वो 27-28 कितना, अगर मुझे सही है तो 25 से ऊपर तो सीटें वो भी ला रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छा चुनाव। तो इसका मतलब वोट ट्रांसफर हुआ है। जो लोकसभा चुनाव में था ना कि चुनाव से एन वक्त पहले आपने गठबंधन कर लिया, इधर का वोट उधर ट्रांसफर नहीं, उधर का वोट उधर ट्रांसफर नहीं हो रहा था, इसका मतलब वो वोट ट्रांसफर हुआ है, तभी उनकी 27 आई है। और जो उनकी 27 बढ़ी है, इसका मतलब बीजेपी ने वोट ट्रांसफर किया, इसका मतलब अजीत पवार का भी वोट ट्रांसफर हुआ, तभी वहां 131 और 55 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ। और इसमें एक फायदा और बता दूं, जब ये एनालिसिस होगा, जो ये कह रहे थे राहुल गांधी, भैया भारतीय जनता पार्टी के सामने हम मजबूत बनके खड़े हुए हैं, जननायक आ गया है, ये है वो है, 75 से ऊपर सीटें ऐसी हैं जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ी हैं। एनालिसिस उन सीट का भी होना चाहिए, कितने पे कांग्रेस रुकी, कितने पे चली गई। तो कांग्रेस मैं आपको रोक रही हूँ, आपने राहुल गांधी की बात की, तो संजय राउत तो ठीक 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने। इतनी भी जल्दी क्या थी? क्या उनको उस समय तक अपना सारा आगे आने वाला सीन दिखाई दे रहा था?
क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जनता की कॉल नहीं है। मतलब इतनी हताशा उनके चेहरे पे और इतनी जल्दबाज़ी कि 10:30 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जी, शिवम। भगवान ने मुँह दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी उसको कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वो तो संजय जी, राउत से सीखा जाए कि भैया मुँह का इस्तेमाल वैसे तो खाने के लिए होता है और कुछ अच्छा बोलने के लिए होता है, लेकिन संजय राउत क्या-क्या इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं तो उस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका मानसिक संतुलन निश्चित तौर पर बिगड़ना स्वाभाविक था कि जिस तरीके से भैया उन्होंने तो अपने आप को चाणक्य प्रोजेक्ट कर दिया था ना उद्धव ठाकरे के सामने। अब उद्धव ठाकरे के साथ दिक्कत थी वो घर से बाहर नहीं निकलते, ग्राउंड फीडबैक आता नहीं। घर में सिर्फ ऐसे ही 2 4 5 सलाहकार पहुंचते हैं, उन्हें देख के ही वो अपनी पूरी पूरी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। तो इसलिए उद्धव ठाकरे के साथ-साथ ये संजय राउत को भी दिक्कत है, उसे नौकरी पे खतरा आ गया भैया। जब किसी आप बताइए, आप भी कॉर्पोरेट में रहे हैं, काम किया है, जब किसी को अपनी नौकरी पे खतरा आता है, वो कुछ भी कह देता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस पे मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि अगले की नौकरी जाने वाली है। तो आदमी परेशानी में कुछ न कुछ हाथ-पैर मारता है, तो वही प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था। बात हो रही थी कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने लड़ रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ होगी। कांग्रेस जहां तक मेरी जानकारी है अभी सिर्फ दोनों राज्यों में मिला के 40 सीट भी नहीं छू पा रही है। 18 एक में है और दूसरे में उससे भी बुरी स्थिति उसकी झारखंड में है। तो कुल मिलाकर वो 40 का आंकड़ा भी नहीं पार कर 50 का माफ किया 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही। और कांग्रेस का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में 44 था, फिलहाल वो 24 पे है। 44 से 24 पे आई है वो। और आपको एक और बात बता दूं, कांग्रेस जहां जहां तीसरे नंबर पे खिसकी है, उसके बाद वो कभी पहले और दूसरे पे नहीं आ पाई। कोई राज्य उठा लीजिए, एक बार जहां खत्म होना शुरू हुई वहां खत्म ही होती चली। कई तरह के प्रोपेगेंडे चलाए गए, फतवे जारी किए गए, लेकिन इस मैंडेट ने ये भी साबित कर दिया कि मतलब विधानसभा से महाराष्ट्र की विधानसभा से जिहादियों की तो सफाई हो गई पूरी। क्या कह रही मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, पीछे से डिस्टर्ब। मैं ये कहने जा रही हूँ कि ये मैं कह रही हूँ कि प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा था, फतवे जारी किए गए, उन सब के तो कहिए कि चकनाचूर हो गए सपने क्योंकि विधानसभा से तो जिहादियों की सफाई हो गई एकदम से। वो तो आपके थंबनेल ने बता दिया ना, सारे फतवे फट गए। भैया जी, ये एक तरीके से वोटरों की तो जीत है, महाराष्ट्रियन लोगों की तो जीत है, प्लस हिंदुत्व की भी जीत है। जिस तरीके से जी, हिंदू वोटर निकला, जो अमूमन ये कहा जाता था कि वो वोट करने नहीं आता, एक पक्ष विशेष आता है हमेशा से वोट करने के लिए, वो अपने सैचुरेशन पे पहुंच चुका था। वो इससे ज्यादा वोट नहीं कर सकते। आप 100 लोग हैं, 100 ने वोट कर दिया, उसके बाद क्या 101 थोड़ी लाओगे। जो 70 हैं, जो 30 की कमी जहां है, वो करने आ रहे थे अब वोट। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा 2.5 3 4%। झारखंड में भी बढ़ा। झारखंड पे जब चर्चा करेंगे उसकी बात बताएंगे। तो ये जो वोटिंग परसेंट बढ़ा, प्लस महिलाओं का 2.5% वोट पड़ा, उसका जी, फर्क दिखा बिल्कुल ना। सही कह रहे हैं, मैसिव वोटिंग तो हुई है, लेकिन महिलाओं की भी अच्छी वोटिंग हुई है। महिलाओं हाँ, का मैं परसेंटेज भी बढ़ा है। महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है, साथ ही महिलाओं ने देखिए लोग कह रहे हैं कि भैया लाड़की बहना योजना थी, 1500 रुपए ही तो थे। उन्होंने तो 3000 का वादा किया था। एक चीज है जो आ रही है, एक चीज है जो आएगी। जब आप थे आपने दिया था क्या? नहीं दिया था। आदमी को कम आता बेहतर लगता है, बनस्पत उसके की ज्यादा कुछ आएगा। तो जो कम आ रहा है भैया वो सही है ना। तो वो सबको देखते हुए जिस तरीके से वोटरों ने वोट किया, साथ ही जिस तरह का कोऑर्डिनेशन की कमी उनके अंदर थी एमबीए के अंदर, वो भी सबने देखी। तो निश्चित तौर पर जो आपने बात कही, और मैं कह रहा हूं दो चीजों ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अपनाया। एक तो बटोगे तो कटोगे ने तो अपनाया, वो सज्जाद नोमानी जैसे लोगों ने भी अपनाया। फैंटास्टिक। भैया वो तो कंसोलिडेट कर रहे थे, उन्होंने ऊपर से ना आके प्लास्टर व्लास्टर करके स्टील रीइंफोर्समेंट लगा दी नोमानी साहब ने कि भैया ये अब तो कहीं भागे ही ना, क्योंकि जो डर के मारे कि भैया अगर ये जीत गए तो ये होगा। जिस तरीके से फतवे जारी किए गए या जो भी 17 सूत्रीय मांग जो जो थी, उसकी वजह से लोगों ने फिर कहा कि नहीं भैया आप तो इधर ही जाना है। तो आप वैसे निश्चित तौर अगर पे जी, महाराष्ट्र की अगर बात करें, आगे बढ़ते हैं झारखंड की ओर भी एंड उत्तर प्रदेश की ओर भी, लेकिन अगर महाराष्ट्र को ही देखें तो कहीं न कहीं जनता एक स्टेबल सरकार भी चाह रही थी ना? स्टेबल तो सरकार चाह रही थी। मैं एक और चीज, हाँ मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ। जी, हरियाणा के इलेक्शन ने बहुत कुछ रिजल्ट तय किया है। जी, शायद ये 140 45 पे रुक जाते, ये 200 हुँ, पार हरियाणा की वजह से हुआ है।
कारण बिल्कुल। हरियाणा से बीजेपी को देखिए 2 चीज़ें, 4 जून ने भी काम किया और हरियाणा ने भी। 4 जून ने काम किया कि आप काम करो। बीजेपी को मोटिवेट किया कि आप काम करिए, ठीक है ना? और हरियाणा ने कहा नहीं आप कर सकते हैं। ये फ़र्क था। अब ये शरद पवार हुए, अजीत पवार हुए एंड दिस इनका आगे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ राजनेता होता है कॉकरोच। राजनेता कभी खत्म नहीं होता, ठीक? पार्टियाँ कभी खत्म नहीं होती, चुनाव सेटबैक होते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इंदिरा को भी लोगों ने एक तरीके से रूल आउट कर दिया था ना 77 में, खत्म हो गई। हुँ, हुँ। इमरजेंसी जैसा कुछ कर दिया, अब वापस नहीं आ पाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली में किया था उस हिसाब से तो उसे पंजाब में कभी नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो आती है ना। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में किसी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगले 5 साल के लिए बार्गेनिंग चिप जो उनके पास थी, वो खत्म हो गई। अब उसे वो यूज़ नहीं कर सकते। और जो ये कह रहे थे कि भैया देखिए पार्टी तोड़ दी, सिंपैथी वोट है, वो उसकी काट की हांडी एक बार उन्होंने लोकसभा में चढ़ा ली, हर बार थोड़ी चढ़ाएँगे। लोगों ने कहा ठीक है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ, हमने सज़ा दी। अब क्या? अब तुम बताओ ना, अब तुम्हारे पल्ले में क्या है? उसपे बात होगी, वो इनके पास थी नहीं। एक एक चीज़ और आपका कमेंट लेना चाहूँगी मैं। महाराष्ट्र में संजय राउत ने ये कहा है कि कुछ गड़बड़ है। यानी कि उनको पहले ईवीएम से प्रॉब्लम थी, लेकिन ईवीएम तो झारखंड में भी है। वही ईवीएम है, वही सिस्टम है देखिए, मैं जब और सुबह उठा इस बार और इस बार एक उन्होंने इश्यू और डाल दिया है कि अडानी को भी उन्होंने याद किया। अडानी को वो याद करना नहीं भूले। नहीं, अब बचा क्या है उनके पास? अब तो वो यादों यादों में ही जी सकते हैं। अब तो यादें ही रह गई ना, अब तो कुछ बचा यादें रह नहीं। यादें ही रह गई, अपना यादों में रहें, अपना यादों की बारात निकालें, कुछ भी करें, जो करना है वो करें। अब तो संजय राउत फ्री हैं, जी, नॉटी अंकल हैं। भई अब वो कहते हैं ना मैं नॉटी हूँ, नॉटी वाली बात है तो नॉटी अंकल है, अपना करते रहे जो करना है उनको। और जो बिल्कुल बात सही। जिस तरीके से चल रही है, उन्होंने अडानी वाली बात की, तो मुझे नहीं लगता बहुत कोई उसमें कोई बात है। जहाँ वो केस फाइल हुआ है ना, वहाँ पे भी कोई बहुत बात नहीं है। 20 तारीख के बाद वहाँ भी केस आपको हल्का पड़ता दिखाई देगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। बाकी मुझे लग रहा था कि शायद इनके आदित्य ठाकरे के लिए भी स्थिति एक बार तो थोड़ी-सी मुश्किल हो ही गई थी, क्योंकि वो सीट है जहाँ से मिलिंद देवड़ा लड़ रहे हैं और मिलिंद देवड़ा के पीछे अंबानी खड़ा है। ध्यान रखिएगा, जी, अंबानी के बहुत खास हैं देवड़ा साहब। तो इन बिल्कुल सब सही चीज़ों को कहा। देखते हैं और आपने कहा कि ईवीएम का रोना रोने लगे राउत साहब, ईवीएम का रोना तो एक और महिला रो रही है, स्वरा हाँ, हाँ, भास्कर, कि वो 99% वो कैसे बैटरी रह गई है। भैया जब वो जीत रही थी, जब तो बहुत अच्छा था जब उसका पति जीत रहा था, इतने 13, 14, 15 राउंड। फिर जब भैया हमेशा से वोट खुलती है, तो मान लीजिए किसी एक वार्ड की खुली, तो हो सकता है उसमें आपके वोट अच्छे हों। दूसरे में पहले 10 वार्ड ऐसे खुले तो आपके अच्छे थे। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे ही आपके अच्छे थे, दूसरे के भी तो कुछ अच्छे होंगे। वो पीछे चल रहा था, अब उसके खुलने लगे। जहां लगता था भैया उसका स्ट्रांग होल्ड है, नवाब मलिक की बेटी का। नवाब मलिक ने जिस वार्ड में काम किया होगा उसके ईवीएम खुले, तो निश्चित तौर पे वो अंतर कम होना था। अगर वो जीतनी थी तो बढ़ना था। तो वो तो चुनाव इसलिए तो काउंटिंग आखिरी तक रखी है, वरना 10 राउंड में खत्म ना कर दे। वो सही आखिरी बात। 20-22 राउंड तक तो तभी ले जाते हैं ना भैया, सारी गिन लीजिए। जी। हमेशा एंड ऑफ द डे क्या होता है ईवीएम पे सारा भंडा ईवीएम की फोड़ा तो जाता इज्जत बच गई, ईवीएम की इज्जत बच गई। है। हाँ, भैया अगर बिल्कुल। तुम महाराष्ट्र में कहोगे ईवीएम खराब है तो झारखंड में क्या बोलोगे? जी, कर्नाटक में क्या बोलोगे? कर्नाटक में तो तीनों सीट कांग्रेस ने स्वीप की, जी। बायपोल की। तो वहां तो बोल नहीं सकते। फिर तो प्रियंका जी भी की इस पे भी सवाल उठना चाहिए, भैया वायनाड कैसे जीत गई? फिर तो वायनाड पे सही। भी सवाल उठेगा ना, अगर महाराष्ट्र को उठेगा। जी। तो आगे बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। जी, शिवम जी। जी। झारखंड में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंपेन चलाने की कोशिश की उसका रिजल्ट नहीं आया, तो मैं यही कहूंगा आज एक मीम आ रहा था रघुवर दास के लिए कि ऐसी सरकार चलाई कि 2-2 टर्म एंटी इनकम्बेंसी है। जी, कहते हैं ना सरकार चलाओ तो ऐसी चलाओ कि सरकार वापस ही ना आए। तो वो रघुवर दास ने करके दिखाया। देखिए, इलेक्शन से पहले बहुत लोग कह देते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। इलेक्शन के बाद फिर वो कहते हैं नहीं, नहीं ये ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ। अब लोग कहने लगे
कि नहीं वो देखिए वो जेएमएम में वो सोरेन साहब को जेल भेज दिया था इसलिए हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। पहले वही एनालिस्ट कह रहे थे, देखिए भ्रष्टाचारी को जेल भेजा है, उसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। बीजेपी के कैंपेन में कहीं न कहीं कोई कमी रही है, कोई दिक्कत परेशानियाँ रही, इंटरनल हो सकता है कि देखिए मैं बता देता हूँ फ़र्क कहाँ है। जो उनकी सहयोग बीजेपी का वोट परसेंट 1 से 1.5% कम हुआ है। जो उनकी सहयोगी पार्टी है उसका 5% से ऊपर वोट शेयर कम हुआ है। जो आजसू है वो 5% से नीचे मतलब उसका 5% वोट डिप हुआ है। इसका मतलब नुकसान वहां हुआ। ना तो वो अपने लिए वोट ले पाई, ना अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर पाई। और एक महतो साहब है, उनकी नई-नई पार्टी आई है, उसने जो अंडरकट किया है इस गठबंधन को, उसने नुकसान पहुंचाया है। पहले तो महतो साहब की पार्टी ले गई, प्लस आजसू की सीटें वोट शेयर कम हो गया, फर्क वहां आया है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, 26 सीटें उसके पास है और जेएमएम के पास लगभग 30 सीटें, जहां तक सही है 30 या 30 के आसपास कोई सीटें हैं। एक बार बीजेपी सबसे आगे 30 सीटों पे चल रही थी, लेकिन वो अब अंतर कम होकर 26 के आसपास और वो 30 के आसपास पहुंच गया है। निश्चित तौर पर 5 साल और आपको इंतजार करना पड़ेगा झारखंड में बीजेपी वालों को। जेएमएम और कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस वहां भी बहुत और अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन बात वही है ना, कांग्रेस है जैसे साउथ अफ्रीका है ना क्रिकेट में, चोकर्स एंड में आके चोक कर जाती है, सेमीफाइनल में फाइनल में हार जाती है। ऐसे ही आपकी कांग्रेस है, जीता हरियाणा हार गई, जीता महाराष्ट्र हार गई, तो वो भी चोकर्स है भारतीय राजनीति के कि बहुत अच्छा चलेंगे, लेकिन एंड टाइम पे आते आते चुनाव कैंपेन पे ध्यान रखने की बजाय ध्यान ये होता है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन क्या बनेगा, कौन क्या बनेगा, खेल वहां खत्म हो जाता है। और बीजेपी को लगता है कि भैया अब हम हार रहे हैं, वो कोर्स करेक्शन करती है। कोर्स करेक्शन करने में बीजेपी माहिर है, इसलिए उसे फायदा होता है। झारखंड में वो मिस हुआ, कोशिश की गई, हर एक तरीके से वो नैरेटिव को सेट करने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्राउंड पे वो तब्दील नहीं हो पाया, ग्राउंड पे वो सेंटिमेंट नहीं जा पाया। और एक और चीज मैंने एक बार पहले भी कहा था, चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में ना रखकर उन्हें अलग पार्टी बनाकर लड़ाना चाहिए था, ताकि वो अपनी पार्टी बनाते और वो आदिवासी वोट काटते जो जेएमएम का था, और फिर वहां जाकर वो फायदा होता। ठीक है, कोल्हान और उस वाले रीजन में, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो एंड टाइम पे जो उन्होंने अपने साथ ले लिया, तो वो जो एक्स फैक्टर था उनका वो डाइल्यूट हो गया। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी में कई सारे पूर्व सीएम कैंडिडेट्स हैं, सीएम्स हैं, वो भी लड़ रहे थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए झारखंड इसलिए मुझे लग रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे, वो नहीं चल पाए जो बीजेपी चाहती थी। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बड़ी विक्ट्री हुई है। झारखंड में झारखंड में कहा जा रहा था कि सरकार दोनों जगह बनेगी, झारखंड मिस हो गया। वहां पे हिट हुआ, बुलसा हिट हुआ और बहुत अच्छा हिट। उत्तर प्रदेश में तो बाबा जी ने बिल्कुल एकदम बेहोश कर दिया है जी। अखिलेश यादव को। और मैं एक और चीज कह दूं, इन नतीजों ने एक और बड़ा काम किया, अडानी की न्यूज दब गई, कोई अडानी की बात ही नहीं कर रहा। अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा, अरे अडानी पे केस हो गया, क्या हो गया। अब राहुल जी लेके आएंगे, खैर राहुल जी की तो आदत है, वो तो उड़ता तीर पकड़ने में माहिर है। उस पर भी आते ऐसे हैं, ऐसे लेकिन यूपी की बात करते हैं। जी जी, मैं अखिलेश नहीं मैं हाँ मैं जी, उसकी तो बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इस चुनाव से क्या क्या और निकल रहा है, वो याद आ जी, जी, गया था तो। बिल्कुल। हाँ, जी, यूपी में भी 9 सीटों पे बाई इलेक्शन था। निश्चित तौर पर 7 सीटों पे जो एनडीए गठबंधन है, 6+1 एक आरएलडी जीती है, और 6 सीटें बीजेपी जीती है, और 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी को संतोष करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 सीटें खोई। बड़ी बात ये देखिए, तो अखिलेश जी तो बड़े भैया वो अयोध्या नरेश को लेके और पत्नी कहाँ कहाँ भागे फिर रहे थे। 37 सीटें आ गई थी। बहुत कितना सारे ड्रामा पत्रकारों ने तो किया, मतलब कितनी काट-छाँट करके जो है वीडियो डाली, मेहनत तो हाँ, बहुत करी। वो 2.5-3 मिनट की वीडियो थी, जिसमें महिला किस तरीके से चार्ज होके आ रही है, पुलिस वालों से जी, रोकता है, फिर सब कुछ करता है, फिर वो सिर्फ ऐसे करके अपनी बंदूक उस पे तानता नहीं है, वो ऐसे बता रहा है कि मैंने पूरी वीडियो देखी है, वो उसे काट के बस आपको एक फोटो लेके उसमें से एक फ्रेम उठाकर आपने दिखा दिया, या 15 सेकंड की एक वीडियो दिखा दिया कि देखिए महिलाओं के ऊपर बंदूक तानी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। उस गांव में बाकायदा पत्थरबाजी हुई थी पुलिस के ऊपर। ज़बरदस्त। हाँ, 2 पक्षों में भिड़ंत भी हो गई थी वहां पर। वो ककरोली गांव था, मुझे जानकारी है वहां की। तो ये सब कुछ देखते हुए उन्होंने पूरा प्रयास किया, इसलिए तो फ्रस्ट्रेशन थी। इसलिए तो कैंडिडेट कहने लगे थे रीपोलिंग कराइए। वहां जहां 40-40% समुदाय विशेष की एक तरीके से कह सकते हैं
वोटिंग मतलब वो है, एक तरीके से जनसंख्या है, वहाँ पे ये सब चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ एक पे झटका शिवम है। ये हाल था कि जिस तरीके से जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, द सीन वाज़ लाइक दैट ओनली। इसी हाँ, तरीके बिल्कुल से ऐसे ही था। जुलूस के ऊपर छतों से पत्थर मारते हैं, उसी तरीके से पुलिस को घेरा हुआ था। अब मैं ऐसे तो में ये पुलिस जी, मैं तो ये कह रहा हूँ आचार संहिता हट जाएगी अब तो। पुलिस तो फिर बाबा जी के हाथ में आ जाएगी, फिर बुलडोज़र पहुँचेगा गाँव में, फिर चिल्लाएँगे कि देखिए चुनाव जीतते ही किस तरीके से ये एक्शन मोड में आ गए। एक्शन मोड में तो आएगा जब आप पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करेंगे, तो भैया आपके साथ तो यही होगा ना फिर। उन्हें तो चिन्हित किया जाएगा ना जो बलवा कर रहे हैं, जो 144 की धारा का उल्लंघन कर रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होगा, होना चाहिए, फिर इन्हें दिक्कत होगी। और मैं एक और चीज़ कह दूँ, अखिलेश यादव को तो दिक्कत है ही है। भैया जो उन्होंने 37 पाके पाया था ना, 37 लाके जो पाया था, उन्होंने 2 खो के उसे गवा दिया। जो पाया 37 लाके उसे 2 खो के गवा दिया। ये हालत है। और ये देखिए मिल्कीपुर की सीट पे तो चुनाव नहीं हुआ। अगर वहां चुनाव हो जाता और बीजेपी जीत जाती तो अयोध्या नरेश तो अयोध्या से बाहर ही ना निकल पाता। बिल्कुल, अयोध्या बिल्कुल। नरेश का तो वहीं विसर्जन हो गया था। और अखिलेश तो परेशान होंगे होंगे। ये ब्रजेश जी और ये मौर्य जी क्या हो रहे होंगे। आज तो घर में शायद चूल्हा भी ना चढ़ा होगा। क्यों? उन्हें तो ये था भाई अब योगी हटेगा, अगला मुख्यमंत्री मैं हूं। योगी ने तो कंसोलिडेट कर लिया ना। योगी ने क्या कहा था? योगी ने कहा था कि भैया मुझे क्योंकि आपने कमान नहीं दी लोकसभा चुनाव की, इसलिए हार हुई। मुझे दो उपचुनाव की, मैं जिता के दिखाता हूँ। करल में एक बार सिर्फ 15,000 वोटों से आगे थे अखिलेश के कैंडिडेट। करल में जहां लाख से जीत होनी चाहिए, आप 15,000 पे आ गए। ये हालत हो गई थी। तो उपचुनाव ने बहुत लंबी रेखाएं खींच दी है। लेकिन हाँ, बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया एनडीए ने, लेकिन कर्नाटक में ऐसा ही 3 सीटें हार गई। केदारनाथ अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया था। वो पिछली बार बाई इलेक्शन बद्रीनाथ का हुआ था शायद, मुझे जहां तक याद है, कि अरे देखिए देखिए वो वहां पे बद्री विशाल में बीजेपी हार गई है, केदारनाथ की बीजेपी जीत गई। कि अयोध्या हारी, वहां पे हारी, वो तो वापस से आ गया भैया। तो कुल मिला के चुनाव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से कोर्स करेक्शन करने में बीजेपी माहिर है, जिस तरीके से संघ ने काम किया, बहुत महत्वपूर्ण था। ध्यान रखिएगा। और यहां से बिल्कुल, टेम्पो सेट होगा आने वाले बिहार चुनाव के लिए, आने वाले एग्ज़ैक्टली। दिल्ली चुनाव के लिए। जी, ख़ास तौर अब पे दिल्ली के लिए। 23 तारीख के बाद आपको केजरीवाल ही केजरीवाल दिखेगा, क्योंकि पट्टे ने कल से पैसा पंप करना शुरू कर देगा। सही कह रहे हैं। एक और चीज़ जानना चाह रही हूँ, एकनाथ शिंदे और फडणवीस, इनका प्रोफ़ाइल आगे आने वाले दिनों में क्या देखते हैं? क्योंकि देखिए मैं आज मैं देख रही थी कि वहाँ जो मिठाई के डिब्बे हैं, उनके ऊपर जो मिठाई बाँटी जा रही थी, उनके ऊपर फडणवीस की फ़ोटो था। वो आपने बीजेपी के दफ्तर वाले देखे होंगे। तो वो तो भैया अब नहीं करेंगे। और मिठाई नहीं, जलेबी। पहले लड्डू बँटते थे, अब जलेबियाँ बँटती हैं। ध्यान जलेबा। रखिएगा। हाँ, जी, जलेबा। जलेबा वो खैर हरियाणा में गोहाना का तो जलेबा होता है, वहीं से वो जी। चला था। हाँ, बस वहीं से तो चला और वहाँ तक पहुँच गया। जी, जी, महाराष्ट्र में मतलब वहाँ पे क्या खाते हैं वो भी अब जलेबी खाने लगे। जलेबी पैन इंडिया मिठाई हो गई है, थैंक्स टू राहुल गांधी जी। अ, तो कुल मिला के आपने बात कही। देखिए मैं जो प्रोफाइल है एकनाथ शिंदे, माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस की, फिलहाल या तो मुख्यमंत्री के तौर पे देखता हूँ या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे देखता हूँ, अगर राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर ना हो जाए तो। और एकनाथ शिंदे के पास ऑप्शन थे, बहुत अच्छे ऑप्शन थे, लेकिन जिस तरीके से गैप नैरो कर दिया बीजेपी ने 145 और 131 में, भाई 145 चाहिए तो 131 लाकर जिस तरीके से वो गैप को बिल्कुल ही कम कर दिया, वहां से वो बार्गेनिंग बहुत कम हो गई है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता तो ठीक है, इसका मतलब फडणवीस को केंद्र में भूमिका दी जाएगी। अगर नहीं बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि शिंदे साहब को हो सकता है कि दिल्ली में कुछ रोल दिया जाए, या उनके बेटे को दिल्ली में कुछ रोल दिया जाए, क्योंकि वो सांसद है। तो उसे वहां पे श्रीकांत को कहा जा सकता है कि भैया हम इन्हें एक अच्छी पोजीशन दे देते हैं। क्योंकि एक ये फडणवीस तो कर सकता है कि नंबर एक से हट, देखिए नंबर एक से हटना तो कोई कर सकता है, एक से हट के दो पे जाना ये सिर्फ फडणवीस कर सकता है। शिंदे साहब भी नहीं कर सकते कि एक से हटे और दो पे चले जाए। दिल चाहिए कि भैया कि मैं एक नंबर था, मैंने त्याग दिया, कहना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं त्याग के किसी और के अंडर काम कर रहा हूं, ये ज्यादा मुश्किल है।
वो फडणवीस कर सकता है, शिंदे साहब नहीं कर सकते। अब बीजेपी के लिए थोड़ा-सा और काम करने की ज़रूरत है। इसलिए बार-बार कहता हूँ, चुनाव वोटिंग के दिन तक नहीं होता। चुनाव जब तक सरकार शपथ ना लेके चलने लगे, तब तक होता है। क्यों? शपथ तो अजीत पवार ने भी ली थी फडणवीस के साथ सुबह के सुबह, फिर क्या हो गया था? जब तक जी, जी। सरकार चलने लगे और 6 महीने ना हो जाए, समझो जब तक है, खेला कुछ भी हो सकता है। सही कह रहे हैं। अभी टोटैलिटी में अगर देखें, तो कांग्रेस का तो काफ़ी डाउनफॉल हुआ है ना? कांग्रेस ऐसे ही जा रही थी। वो बीच में थोड़ी-सी बीजेपी ने गलती कर दी, वो ज़रा-सी ऊपर हुई, उसे लगा यार पता नहीं क्या हो गया, उसमें थोड़ा स हवा-सी भरी, वापस से वो नीचे है। वो ट्रैजेक्टरी नीचे ही जा रही है। कांग्रेस की ट्रैजेक्टरी नीचे और राहुल गांधी का प्लेन इंडिया से बाहर। ये परमानेंट है जी। इस 2 बार चीज़ें अभी परमानेंट है। 2 दिन के बाद शीत सत्र है। इसमें कैसे चेहरे होंगे कुछ लोगों के प्लस राहुल गांधी का? कुछ नहीं होगा। वक्फ बिल आना है, तो अडानी का हंगामा मचाना है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यही सब चलना है। ये पूरा शीत सत्र ऐसे ही स्वाहा हो जाए। क्योंकि वक्फ को दबाने के लिए अडानी को उठाना, मणिपुर को उठाना। नहीं, वो तो इनका हथियार है, वो तो जिस दिन उन्होंने पहले दिन बात की थी, उसी दिन पता चल गया था क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें अदानी के व्हेयर अबाउट्स भी नहीं पता है, कि वो बात कहाँ से शुरू हुई, क्या मसला है, अरे किसी वो को जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें साफ-साफ लिखा है कि ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एग्ज़ैक्टली। पूरी 54 पेज में इन्होंने 53 पेज पढ़ लिए, वो 54वें पेज की आखिरी लाइन नहीं पढ़ी गई इन पे, या इन्होंने जानबूझ के इग्नोर की है। सिर्फ मैं जानबूझ के वो रिपोर्ट लाई गई है इस लोकसभा सत्र से पहले, ताकि वक्त के मुद्दे पे पोलराइजेशन ना हो, और कुछ नहीं, जीरो है। मतलब ये इसका राहुल लबोलवाब आप ये मान के चलो। राहुल गांधी की देखा-देखी संजय सिंह भी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जो खुद जेल से घूम कर के आए हैं और सभी उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, सब तिहाड़ी हैं, वो हम्म। पूछ रहे थे कि उन्हें जेल में डालिए। किन्हें? मतलब यहाँ बैठ के कह रहे थे कि अडानी को जेल में डालिए। हाँ हाँ, डाल देंगे। अभी तो पहले अपनी हमारे तो पास जमानत पूरी कर लो। खुद तो जमानत पे है भैया, पहले अपना केस सुलझा ले, अडानी का तो बाद में करना। और तुम जिस जगह ब्लैक करते थे टिकट, ऐसी तो पूरी मल्टीप्लेक्स की चेन खरीद लेगा अगला। तुम कंपेयर बिल्कुल। कहां से कर रहे हो, किससे कर रहे हो यार? थोड़ा तो सोचो। दिल्ली का चुनाव है, उस पर तैयारी करो। अगली बार राज्यसभा सिक्योर करो, तब की बात करो। जी। शिवम जी, आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए समय निकाला और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।